आज हम हिस्ट्री जो है टर्म सेकंड के लिए अपनी शुरू करने वाले हैं और हिस्ट्री का जो सेकंड टर्म में फर्स्ट चैप्टर है द किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, हम उसको पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ और बातें आपसे करना चाहूंगा। जैसे मेरे को बहुत बार बोला जाता है कि सर नोट्स किस तरह से बनाएं। देखिए, इसीलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ लिखा है, आप इसको एक बार देखें। मैं बहुत पहले भी बोलता था कि नोट्स से पहले बहुत सी चीजें करने की होती हैं। देखिए, नोट्स का मतलब क्या है? नोट्स का मतलब जानना जरूरी है। नोट्स का मतलब है कि आपने कुछ पढ़ा और अपने पढ़े हुए को कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में और किन्हीं सिंबल्स का प्रयोग करते हुए, शॉर्ट फॉर्म्स का प्रयोग करते हुए इतना मिनिमाइज कर देना उस इंफॉर्मेशन को कि आप जहां 2 पेज पढ़ रहे थे वहां आपको जो है 2 से 3 सेंटेंसेस या 2 से 3 डायग्राम्स देख करके समझ में आ जाए। तो नोट्स आर बेसिकली आपके जो आपने बहुत कुछ पढ़ा है उसको कंपाइल करना है, द कंपाइलेशन ऑफ योर मेमोरी। जो आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो चीज पढ़ी है उसको कंपाइल करना बहुत छोटे शब्द जो है शब्दों में, बहुत कम शब्दों में। तो नोट्स का मतलब है कि आपने जितना कुछ भी पढ़ा उसको पढ़ने के बाद आपने एक पेपर के ऊपर इतने अच्छे तरीके से लिख दिया, इतने कम शब्दों में लिख दिया कि 10 पेज पढ़ने की बजाय उस एक पेज को पढ़ करके आपको सारा चीज जो है आपके दिमाग में आ जाए। अब इसके लिए जरूरी है कि आप पहले एनसीईआरटी की बुक्स या जो भी बुक आप पढ़ते हैं उस बुक को अच्छे से पढ़ें, 2 से 3 रीडिंग उसकी दें। उसके बाद उसमें अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। जब नोट्स बनाने की बारी आए तो नोट्स बनाना एक अपने आप में जो है बहुत अलग ही बात है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप इस मेथड से बनाइए, दिस इज द बेस्ट मेथड। नहीं, कोई मेथड इसमें अच्छा बुरा नहीं है, जो आपको सूट करता है वो आप करें। याद रखिएगा कि नोट्स आपकी बहुत सारी नॉलेज को बहुत कम शब्दों में, बहुत जो है सिंबल्स के प्रयोग से और ऐसे डायग्राम के यूज करते हुए कम से कम जगह में उस बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लाना आपके लिए जो है उसका काम है। ऐसे में आप क्या करें कि सबसे पहली बात आपने उसको अच्छे से पढ़ा। दूसरी बात, आपने नोट्स बनाते समय ये याद रखना है कि आप एज इट इज वही ना छाप दें जो किताब में लिखा है। आप बुक में जो लिखा है आप नोट्स बनाने लगे, आप सब कुछ वही लिखने लग गए तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तीसरा, आपके नोट्स बिल्कुल रफ होने चाहिए। आप अपने नोट्स को बहुत एलिमिनेट ना करने लग जाए, बहुत ज्यादा सुंदर ना बनाने लग जाए उनको, इतने कि वो आपको समझ में आ जाए बस। नोट्स में सिंबल्स का प्रयोग, नोट्स को थोड़ा सा जो है आप डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाएं, बॉक्सेस का प्रयोग करें। वो एक पिक्टोग्राफिक इमेज, पिक्टोग्राफिक मेमोरी, माफ कीजिएगा, पिक्टोग्राफिक मेमोरी आपकी डेवलप होगी। यानी कि आपको इस तरह से जब सिंबल्स के रूप में चीजें दिखेंगी तो ज्यादा लंबे समय तक याद रह पाएंगी। अब देखिए, मैंने ये लिखा और ये आप यकीन नहीं मानेंगे, ये हाफ चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत बड़ा है वास्तव में। दिस इज हाफ ऑफ द चैप्टर। ये सारा चैप्टर का 50% पार्ट लिखा हुआ है। ये आपके एक पेज पर आ जाता। अगर आप A4 साइज शीट लें तो उसके एक पेज पर ही आ जाएगा। अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, इसको हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे। एक तरफ हम स्टडी करेंगे कि क्रॉनिकल्स क्या है और दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि कौन से किंग्स की बात की जा रही। इस चैप्टर में हमें जिन किंग्स के बारे में पढ़ना है वो है मुगल, यानी कि मुगल किंग्स के बारे में ये चैप्टर है। और ये जो क्रॉनिकल्स हैं ये वो क्रॉनिकल्स हैं जो मुगल समय में लिखे गए, यानी कि मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्रॉनिकल्स को स्टडी करेंगे और मुगल एम्पायर की थोड़ा उसके बारे में जानेंगे कि कैसा क्या सिस्टम था। देखिए, क्रॉनिकल्स क्या है? क्रॉनिकल्स आर द जेनरे ऑफ टेक्स्ट दैट रिप्रेजेंट या दैट प्रेजेंट द क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। क्रोनोलॉजी, आप क्रोनोलॉजी समझिए, आपको यह तो याद होगा अमित शाह जी का, तो वही चीज यहां पे है। जेनरे होता है स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, अलग अलग स्टाइल है। जैसे स्टोरी होती है, फिक्शन होता है ना। जैसे आप किसी जगह पे घूमने जाएं तो आपका यात्रा वृतांत होता है। हिंदी में आप देखते हैं ना, विधा जिसको बोलते हैं, कहानी है, कविता है, ठीक है, संस्मरण है यानी कि अपनी यादें हैं, या यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत है, रिपोर्ट है जिसको रिपोर्टाज बोला जाता है।
तो ये भी एक ऐसे ही लिखने की विधा है, वो विधा, वो जेनरे, वो स्टाइल ऑफ राइटिंग जो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स बता दे, यानी कि जो घटनाएं हुई उनको टाइमलाइन के अनुसार बताए कि इस वर्ष में ये चीजें हुई, फिर ये चीजें हुई, फिर ये चीजें हुई। तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स जो है वो इसमें बताए जाते थे। मुगलों के समय में भी, अब मुगल एम्पायर में बहुत सारे लोग थे जो क्रॉनिकल्स लिखते थे, जैसे बाबर नामा है, हुमायूं नामा है, जिसको हुमायूं नामा यानी कि मेमोरीज ऑफ हुमायूं, वो किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी, ठीक है। अकबर नामा है जो अबुल फजल ने लिखी। आईन अकबरी है जो उसका ही एक पार्ट है, 3 वॉल्यूम है अकबर नामा एक्चुअली में। तो आईन अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखी। अब ऐसे हम उनको देखेंगे, अकबर नामा को और बादशाह नामा को। आलमगीर नामा है जो औरंगजेब के बारे में है। तो ऐसे में आपको ये याद रखना है कि क्रॉनिकल्स का मतलब है कि एक ऐसा लिखने का स्टाइल जो क्रोनोलॉजिकल यानी कि जो है ईयर बाय ईयर एक तरीके से आपको रिकॉर्ड देता है क्या क्या घटनाएं होती। साथ ही साथ लिखने वाले कौन लोग थे ये भी हमें देखना है। देखिए उस समय के राजा महाराजा अपने बारे में लिखवाना पसंद करते थे कि हम इतिहास में हमें कैसे याद किया जाए। तो ये क्रॉनिकल्स एक्चुअल में जो क्वेश्चन अराइज होता है सबसे पहले कि आर दे कंप्लीटली ट्रू? तो सिंपल सी बात है कि नहीं, हम इतिहास में किसी भी चीज को बिना कंपेयर किए सीधा सीधा सही नहीं मान सकते। अगर आप देखें मुगलों के बारे में, तो अब अबुल फजल से कहा गया, अब मान लो मैं आपसे लिखवाऊं, आपके टीचर आपसे कहते हैं क्लासरूम में कि लिखो बेटा मेरे बारे में कुछ लिखो, कि आर क्लास टीचर के ऊपर आपको जो है एक ऐसे लिखना है। तो अब आप वहां नहीं लिख पाएंगे, टीचर आपके सामने खड़ा है, चेकिंग होगी, ठीक है। तो क्या आप ये लिख देंगे कि हमारे टीचर बहुत खराब है, वो पढ़ाते नहीं है, वो पान खाते रहते? ऐसा नहीं लिख सकते, आपको अच्छा ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे में इन लोगों के ऊपर भी प्रेशर था। अरे जब राजा ने आपको बुलाया कि अबुल फजल मेरे बारे में लिखो, इतिहास में मुझे अमर करो, तो आप ये नहीं लिखेंगे ना कि महाराज रात को जाकर के जो है डांस देखते थे। नहीं, महाराज ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, जो है वहां पर खून की नदियां बहा दी, इनकी तलवार निकालने से आसमान कड़कने लगा, इस तरह की बातें लिखी जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि इनको लिखने वाले लोग शाही दरबार के लोग थे, एम्पीरियल कोर्ट के लोग थे, जो किंग के बहुत क्लोज थे, जिन्हें किंग ने कहा था कि आप लिखें। मुगल रूलर्स ने इस केस में उन्हें कहा था कि आप लिखें, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से सही नहीं हो सकते। दूसरी बात कि इन क्रॉनिकल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए आप क्रॉनिकल्स को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय की नेचर कैसा था, सोसाइटी का, स्टेट का नेचर कैसा था, क्या उनका पॉलिटिकल सिस्टम था, क्या उनका इकोनॉमिक सिस्टम था, क्या उनका सोसाइटी का जो सिस्टम था, सोशल स्ट्रक्चर क्या था उस समय का, तो हमें नेचर ऑफ स्टेट पता चलता है। दूसरा, अब मुगलों की खास बात लिखनी है ना, तो मुगलों ने क्या किया, उन्होंने क्रॉनिकल्स इस तरह से लिखवाए कि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि क्रॉनिकल्स पढ़े जाएंगे, तो जो पढ़े लिखे लोग थे या बाहर के लोग थे जो उसको पढ़ते, तो उनको लगता कि मुगल एम्पायर इज एन एनलाइटन्ड किंगडम, कि भाई यहां तो जो है ना प्रोस्पेरिटी है, यहां तो खुशहाली है, ये तो मतलब डिवाइन एम्पायर है एक तरीके से, ये तो यहां तो देवता बसते हैं। दूसरा कि रेजिस्टेंस को दिखाया उन्होंने, कि हमारे खिलाफ उन्होंने इतना महान दिखाया अपने आप को, उन्होंने अपने आप को इतना बहादुर दिखाया, उन्होंने इतना जो है एक्स्ट्रापोलेट किया खुद को, यह साबित करने की कोशिश की कि जितने भी रेजिस्टेंस है मुगल एम्पायर के खिलाफ, जो लोग मुगल एम्पायर के विरोध में खड़े हैं, चाहे वो राजपूत हो, महाराणा प्रताप आप देखें उस समय में, वो कितने ही लोग उनके खिलाफ खड़े हो, ऑल द रेसिस्टेंस वाज डेस्टाइन्ड टू फेल, कि रेसिस्टेंस फेल होगा ही होगा, मुगलों से कोई नहीं जीत सकता। वो अपने आप को इस तरह से शो कर रहे थे, वो दिखाना चाहते थे कि देयर रूल विल सर्वाइव टिल पोस्टेरिटी, यानी कि एटर्निटी, यानी कि अंत समय तक, समय के अंत तक मुगलों का राज रहेगा। और ये इनकी इंपॉर्टेंस आती है, देखिएगा ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्रॉनिकल्स एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ मुगल एम्पायर। तो 4, अब देखिए आपने 4 चीजें लिखी, नेचर ऑफ स्टेट, एनलाइटन किंगडम, रेसिस्टेंस, फिर आपने एरो लगा दी। अब मेरे को पता है कि एरो का मतलब है कि रेसिस्टेंस, ये एरो बताती है वाज डेस्टाइन्ड टू फेल,
रूल टिल एटर्निटी, यानी कि मुगल्स ये दिखाना चाहते थे कि हम समय के अंत तक जो है राज करेंगे। ये भी तो नोट्स का ही पार्ट है। आप इसको सीधा, अब देखिए क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए 4 मार्क्स में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे जो है अंडरलाइन करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और आगे लिखना शुरू करेंगे कि थ्रू द क्रॉनिकल्स द मुगल वांटेड टू शो टू द वर्ल्ड दैट देयर एम्पायर यू नो वाज एनलाइटेंड, काइंड ऑफ, कि यहां पर प्रोस्पेरिटी है, पीपल वर एक्सट्रीमली हैप्पी विद देयर रूलर्स एंड रूलर्स बिहेव्ड विद द सब्जेक्ट्स एज इफ दे वर देयर फादर्स, की एक जैसे बाप अपने बेटे के साथ जो है उसकी टेक केयर करता है, उसी तरह से राजा और प्रजा का संबंध था। दूसरी बात देखें कि इनको बनाया कैसे जाता था, हाउ द क्रॉनिकल्स वर प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, लेकिन ये आ जाता है और ये नाम भूल जाते हैं, फिर हम ये 5 लोगों के नाम हम भूल जाते हैं। देखिए उस समय में क्रॉनिकल्स लिखे जाएंगे तो कैसे, आज के समय में कोई चीज कैसे लिखी जाती है, कोई किताब कैसे लिखी जाती है, आज के समय में किताब लिखी जाएगी, प्रिंटिंग प्रेसेस में छपती जाएगी, कॉपी आई एक, उसकी अनगिनत कॉपियां बन जाती। उस समय में द बुक्स वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हैंड रिटन, और वो कहां बनती थी, इंपीरियल किताब खाना, यानी कि शाही किताब खाना जो होता था, एक काइंड ऑफ लाइब्रेरी होती थी, वहां पर राजा की किताबें वगैरह रखी होती थी, उसके बारे में लिखा भी जाता था। लाइब्रेरी में आप देखें तो लोग पढ़ने जाते हैं, कुछ लोग वहां लिखते भी हैं, कुछ वहां पर बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो क्या होता था, आप आगे भी जाकर के देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं गया, मुझे लिखना है किसी राजा के बारे में, मैं गया उसके इंपीरियल किताब खाने में, यानी कि उसके शाही किताब खाने में, और उस लाइब्रेरी में मैंने देखा कि बहुत सारी किताबें हैं, उससे पहले के रूलर्स के बारे में लिखी गई है, अनेक किताबें वहां पे हैं। तो मैं जब लिखने लगा और मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही कि यहां पर क्या हुआ होगा, तो मैंने पहले की कोई बात उठा ली कि जब ऐसा मामला जो है बाबर के सामने आया तब क्या किया गया होगा, इस तरह की बातें वहां पर हमने देख करके और आगे लिखी। अब देखिए सबसे पहले क्या है, पेपर मेकर्स। अब देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स उस समय पर लिखने के लिए जो पेपर है उसको भी अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता था लिखने के लिए। ऐसा नहीं था कि सीधे आज A4 साइज शीट है ऐसा बंद करके ले आए कि ये लो अबुल फजल लिख लो इस पे, ऐसा नहीं था। तो पेपर मेकर्स उन पेजेस को तैयार करते थे, सही सुंदर, उनको बराबर कट वगैरह जो लगाना होता था एक बराबर साइज में लाते थे, तो वो पेपर मेकर्स थे। अब देखिएगा कैलीग्राफर्स, या आप इनको बोल सकते हैं स्क्राइबर्स, ये लिखने का काम करते थे, ये लिखते थे, उसके ऊपर लिखते वक्त ये लोग क्या करते थे कि कुछ जगह छोड़ देते थे। जैसे मान लीजिए ये पेज है, ये पेज है, तो ये क्या करते कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते पेज के बीच में ही, सेम ऐसी साइडों में छोड़ दी जगह, ये साइडों में जगह छोड़ दी, और मान लीजिए कोई चीज लिखते लिखते आए, यहां पर एक बॉक्स टाइप जगह छोड़ दी पेंटिंग के लिए, वो आगे आएगा। अब ये जो जिल्डर्स थे जो इसको सुंदर बनाने का काम करते थे, इनका क्या काम होता था, टू ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई करना उस पेज को। अब ये क्या करते, मान लो यहां पर इन्होंने फूल पत्ती बना दी, या इन्होंने यहां पर युद्ध है तो लड़ाई की तोपें बना दी, तलवारें बना दी। आप समझिए आपने किताब का पेज खोला जिस पर लड़ाई के बारे में है, मान लीजिए किसी भी युद्ध के बारे में है, और उसके चारों तरफ आप देखें तो एक ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट किया गया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इनके बाद इन पेंटर्स के पास आती, तो ये पेंटर्स क्या करते, ये पेंटर्स क्या करते, ये पेंटर्स इस खाली जगह में उस चीज से रिलेटेड चित्र बनाते। इन पेंटिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, हम आगे जाकर के यहां पर देखेंगे इमेजेस को। पेंटर्स इमेजेस बनाते इन खाली जगहों पर जो कैलीग्राफर छोड़ देते थे। अब लड़ाई के बारे में मान लीजिए पेज आता है, मान लीजिए हल्दी घाटी का युद्ध, तो आपने साइडों में जो है एक लड़ाई की तोप वगैरह बनी हुई है, कुछ और चीजें बनी हुई है, यहां पर एक इमेज है जिसमें किंग आगे खड़ा है, उसके पीछे उसकी फौज खड़ी है। इस तरह की सुंदरता लाने के लिए उन्होंने क्रॉनिकल्स में काम किया। लास्ट में क्या होता, बुक बाइंडर्स जो इन सभी पेजेस को कलेक्ट करते और एक बाहर का जो है बड़ा सा उनका जो कवर पेज लगाते, ये लो जी ये फाइनल हो गया, ले जाओ। तो इस तरह की बात थी। अब देखिए कैलीग्राफर्स में जो है बहुत सारे स्टाइल ऑफ राइटिंग थे, और एक व्यक्ति थे मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जो है वो एक स्टाइल में लिखते थे जिसका नाम था नस्तलिक। नस्तलिक देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, जैसे कि लिखा इस तरह के जो स्ट्रोक्स हैं, ये जो स्ट्रोक्स हैं, इन स्ट्रोक्स के साथ जो राइटिंग की जाती थी उर्दू में, उसको बोला जाता था
पर्शियन या उर्दू में नस्तलिक स्टाइल, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के साथ, और ये अकबर को बहुत फेवरेट थी उनकी, इसलिए मोहम्मद हुसैन को उन्होंने जरीन कलम दी, मतलब गोल्डन पेन दिया। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब इन क्रॉनिकल्स में क्या क्या था ये देखते हैं कि इन क्रॉनिकल्स में आखिर था क्या। देखिए टेक्स्ट था, ऑब्वियसली बात है टेक्स्ट था, दूसरी तरफ क्या थी कि इमेजेस थी। अब इमेजेस को लेकर के क्वेश्चन आता है कि इमेजेस क्यों डाली गई टेक्स्ट में, व्हाट वर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। भाई एक बात बताओ, जो आदमी पढ़ ही नहीं सकता, वो जिस आदमी को पर्शियन आती ही नहीं, क्रॉनिकल्स, मुगल क्रॉनिकल्स वर रिटन इन विच लैंग्वेज, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स और इनडायरेक्टली आ जाता है, तो इसका आंसर है पर्शियन, यानी कि फारसी भाषा में ये लिखे गए। बाबरनामा में कंफ्यूज होते हैं, बाबर ने अपनी मेमोरीज लिखी, अपने बारे में लिखा तुर्किश में, लेकिन बाद में जब बाबरनामा बनाया गया उनकी मेमोरीज को ट्रांसलेट करके, दैट बाबरनामा वाज आल्सो इन पर्शियन। रिमेंबर दिस, द मेमोरीज ऑफ बाबर वर रिटन इन तुर्किश बट लेटर ऑन दे वर ट्रांसलेटेड इनटू अ पर्शियन टेक्स्ट नेम्ड बाबरनामा। अब देखिए इसका फायदा क्या है, जब इमेजेस, भाई जिसको पढ़ना नहीं आता, जो इलिटरेट लोग हैं, वो फोटो देख के अंदाजा लगाएंगे, अच्छा महाराज डांस देख रहे हैं, अच्छा लड़ाई करने जा रहे हैं, तो इलिटरेट लोगों को फायदा था। दूसरा फायदा क्या था कि ब्यूटीफाई, टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करने का, यानी कि सुंदर बना देने का। आप खुद देखिए, आप जब कोई चीज लिखते हैं, आप ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन करें और साइड में आप एक मैप बना देते हैं, एक उसकी ब्यूटी इनहेंस हो जाती। तीसरी बात, अब देखिए अबुल फजल ने क्या कहा इसके बारे में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये इंप्रेशन डालने के लिए ये स्टेटमेंट्स यूज करनी चाहिए आपको। अबुल फजल ने कहा कि पेंटिंग, इमेजेस और पेंटिंग्स हम बोले इनको, तो उन्होंने कहा पेंटिंग इज अ मैजिकल आर्ट। क्यों कहा, कारण पता होना चाहिए। उन्होंने कहा इट हैज द पावर टू शो इन एनिमेट, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को भी, निर्जीव चीजों को भी वो ऐसे दिखा देती हैं, एनिमेट यानी कि ऐसा लगता है जैसे उनमें भी जान हो। तो पेंटिंग तो जो है बड़ी शानदार चीज है भाई, एक जादुई कला है भाई, जिसमें जान ना हो उसमें भी जान आ जाए। अकबर ने क्या कहा, अकबर ने कहा देयर आर सम पीपल हु डू नॉट लाइक पेंटिंग बट सच मैन आई डिसलाइक, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जिनको पेंटिंग पसंद नहीं है। सफाविद रूलर्स थे, वो सफाविद ईरान के रूलर्स, जैसे मुगल्स क्या थे, इंडिया में रूलर्स थे, सफाविद ईरान के रूलर थे, वहां पर भी एक आर्टिस्ट थे बेहजाद, जो सफाविद रूलर्स के लिए पेंटिंग बनाते थे। अब देखिएगा ये अगेंस्ट में क्या दिक्कत आती है। देखिए जो इस्लाम है, इस्लाम में सबसे पवित्र किताब जो है, जो उनकी हॉली बुक है, वो कुरान है, ठीक है। और कुरान के बाद एक और चीज आती है जो है हदीस। हदीस उनका मानना है, इस्लामिक ट्रेडिशन में मानना है कि प्रॉफेट मोहम्मद उनके आखिरी पैगंबर हैं। पैगंबर, प्रॉफेट का मतलब देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रॉफेट मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनका नाम था, और प्रॉफेट यानी कि एक तरीके से पैगंबर, यानी कि अल्लाह के द्वारा भेजे गए। इस्लाम में उनका यह मानना था कि बहुत सारे पैगंबर आए, लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद होंगे। प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, वो जो कुछ भी उन्होंने बोला, उन सबको रिकॉर्ड किया गया कि भाई हम जो है मोहम्मद साहब के ही इन बताए गए रास्तों पर चलेंगे, और उन रिकॉर्डेड जो बातें थी उनको हदीस में लिखा गया। हदीस प्रॉफेट मोहम्मद के जीवन में हुई घटनाओं के बारे में, तो उसमें जिक्र आता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने मना किया। देखिए उन्होंने मना क्यों किया, उन्होंने कहा कि आप किसी भी चीज को ऐसे ना दिखाएं कि वो जीवित टाइप लगे, मतलब आप ह्यूमंस का इस तरह से पोर्ट्रेल ना करें जैसे कि वो रियल लगने लग जाए। बहुत सारे पेंटर्स इतनी गहराई से पेंटिंग बनाते हैं, इतनी लगन से पेंटिंग बनाते हैं कि आपको फर्क ही महसूस नहीं होगा कि यार ये रियल है कि वैसे है। तो प्रॉफेट मोहम्मद का मानना था कि जब एक आर्टिस्ट ऐसी कोई कलाकृति बनाता है, ऐसा कोई काम करता है, ऐसी कोई आर्ट बनाता है, तब वो अल्लाह की क्रिएशन की पावर को जो है रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या कहा, प्रॉफेट मोहम्मद, अब देखिए
जो उलेमाज हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उलेमाज, मुस्लिम स्कॉलर्स, उन्होंने पेंटिंग्स के बारे में क्या कहा? उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कहा कि हदीस में उन्होंने एक जिक्र किया कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक बार कहा कि ऐसे पेंटिंग्स बना करके जहां पर आप यानी कि जो आर्टिस्ट है, जो बनाने वाला है, वो ऐसे बिहेव कर रहा है, वो ऐसे शो कर रहा है जैसे कि उसने कोई चीज क्रिएट की है। और ये जो क्रिएशन की पावर है, ये जो नई चीजों को क्रिएट करने की पावर है, ये क्रिएट करने की पावर केवल अल्लाह के पास है। यानी कि आप देखें तो उन्होंने एक तरीके से कहा कि वो आर्टिस्ट अल्लाह की क्रिएशन की पावर्स को जो है कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में उन्होंने मना किया। लेकिन कुरान को रूलर्स ने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए जो है उसमें उसको माना, उसको नहीं माना। जैसे कि अगर मना किया गया था, अगर पूरी तरीके से लोग मानते तो आज हमें अकबर की कोई पेंटिंग नहीं मिलती, हमें किसी भी मुस्लिम रूलर की कोई पेंटिंग नहीं मिलनी थी, क्योंकि खुद प्रॉफिट मोहम्मद की पेंटिंग बनाना भी मना है। तो अब इस तरह से इन लोगों ने बात नहीं मानी। अब हम रूलर्स के बारे में देखें, रूलर्स वाला पार्ट देखते हैं। तो किन किंग्स की बात हो रही है? मुगल्स। और मुगल किस नाम से निकला है? मंगोल से बना है मुगल। अब देखिएगा, पहले मुगल रूलर के बारे में देखते हैं, उससे थोड़ा सा हमें समझ में आएगा। बाबर, देखिए बाबर जो थे, जहीरुद्दीन बाबर, वो फरगना में रूल कर रहे थे, उज्बेकिस्तान में। अब फरगना में क्या होता है कि ये अपने फादर की तरफ, देखिए आप डायग्रामेटिकली आप ऐसे चलेंगे तो आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। अब अपने फादर की तरफ से देखा जाए तो वो तिमूर के वंशज थे, एक तुर्किश रूलर थे तिमूर, ठीक है। समरकंद में उनका एक जो है मकबरा है जो 1404 में बनाया गया था। और मदर की तरफ से उनकी मदर जो रिलेटेड थी वो थी चंगेज खान से, ठीक है। यानी कि अब चंगेज खान से रिलेटेड थी। चंगेज खान के भी जो चगताई उनका एक बेटा था, उनसे रिलेटेड थे। तो बाबर तुर्किश लैंग्वेज बोलता था और अपने आप को तिमूर का वंशज मानता था, वो अपनी मदर वाली साइड को काउंट नहीं करता था। और उन्होंने कहा कि चंगेज खान यानी कि मंगोल्स, देवर बारबेरियंस। क्लास 11th में टर्म आपने बहुत सुनी होगी बारबेरियंस की, जंगली है, जाहिल है ये लोग। तो आप देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मुगल? ट्रेसिंग इट्स ओरिजिन इन द टर्म मंगोल, मुगल्स वर द 16th century रूलर्स ऑफ टिमुरिड ब्रांच ऑफ फैमिली इन इंडिया। यानी कि तिमूर के वंशज जो 16वीं शताब्दी में भारत में रूल करते थे, और जो टर्म मंगोल से निकली है वो मुगल्स कहलाते हैं, ठीक है, वो मुगल्स कहलाते हैं। अब बाबर में क्या होता है कि फरगना में उसके साथ उज्बेक्स लड़ाई करते हैं और वो जो है वहां परेशान हो जाता है, उसको भगा देते हैं। तो वो नई नई टेरिटरीज, नई नई जो है रिसोर्सेज की सर्च में आता है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। व्हाई डिड बाबर इन्वेडेड इंडिया? 1526 में बाबर पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है इब्राहिम लोदी के साथ, और इब्राहिम लोदी हार जाता है। पानीपत के युद्ध में पहली बार एक तरीके से कैनन्स का इन्होंने प्रयोग किया, तोप खाने का प्रयोग किया, और बाबर ने उनको हराया। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना यहां पे की। बाबर के बाद उनका बेटा आया हुमायूं। हुमायूं दो तरीके से देखेंगे, एक 1530, देखिए बाबर का जो टाइम था वो 1526 से 1530 था। 1530 से 1540 रहे बाबर, सॉरी हुमायूं, और फिर 1555 से 1556 तक रहे। शेरशाह सूरी ने जो है इनको 2 बार हराया भी, 1539 में और 1540 में। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्हें भारत से भागना पड़ा, और भाग करके सफाविद कोर्ट में यानी कि ईरान के सफाविद रूलर्स के पास इन्हें जो है शरण लेनी पड़ी। याद रखिएगा, यह घटना आम घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी एक घटना है, इसको स्टार पॉइंट रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। सफाविद कोर्ट में इन्होंने शरण ली। उसके बाद अकबर आते हैं, अकबर एक्सपेंशन करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। अकबर का एक खास कंट्रीब्यूशन एक तरीके से लैंग्वेज वाला जो पोर्शन आएगा उसमें देखेंगे कि पर्शियन को उन्होंने बहुत एलिवेट किया। देखिए पर्शियन लैंग्वेज जो थी, पर्शियन लैंग्वेज सुल्तान जो पहले थे, दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर के 1526 तक, दिल्ली सल्तनत जो थी, जो 1206 से और लेकर के 1526 तक रही,
1206 से 1526 तक ये जो रूलर्स थे, जो पर्शिया से आए थे, उस रीजन से आए थे फारस की तरफ से, तो इन्होंने फारसी को यानी कि पर्शियन को जो है लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी। पर्शियन ऊपर उठती गई, ऊपर उठती गई, और अकबर ने तो क्या किया कि पर्शियन को लैंग्वेज ऑफ द एम्पायर बना दिया और बाद में लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। यानी कि अब ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको पर्शियन आती थी उन्हीं को तवज्जो दी जाती थी, उन्हीं को ऊपर लिया जाता था। पर्शियन लैंग्वेज के कारण थे कि भाई पर्शियन को लैंग्वेज ऑफ एम्पायर क्यों बनाया गया अकबर के द्वारा। फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रिलेशंस विद ईरान। और देखिए अब ये जो 2 एरो है कि ये दूसरा पॉइंट, फ्लो ऑफ इरानियन आर्टिस्ट इन मुगल कोर्ट, इन मुगल कोर्ट, ये रिलेटेड है। कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्ट कैसे हुए, जब ईरान से लोग यहां आए, और जब लोग यहां आए तो कॉन्टेक्ट और बढ़े। तो एक तरीके से इंटर रिलेटेड है ये दोनों चीजें। देखिए ईरान के साथ कॉन्टेक्ट हुए ना, आप देखिए जब दिक्कत आई तो हुमायूं कहां गए, सफाविद रूलर्स के पास गए, ईरान में उनको शरण मिली, तो ईरान की अहमियत बहुत ज्यादा थी। अब जो है अब्दुस समद जब वापिस आए हुमायूं ईरान से, तो अब्दुस समद और एक और आर्टिस्ट उनके साथ आया था जिसका इनिशियल नाम मीर से शुरू होता था, आगे क्या था वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब्दुस समद और एक और आर्टिस्ट था जिसका शुरू का नाम मीर है, आगे क्या है वो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्ट्स और उनकी ईरानियन फ्लो की वजह से पर्शियन को बढ़ाया गया। अब इन्होंने क्या किया कि ट्रांसलेशन का काम बहुत किया, ट्रांसलेट करने का काम इन्होंने बहुत किया। जैसे महाभारत रामायण को इन्होंने ट्रांसलेट किया, तो इन्होंने महाभारत का जो ट्रांसलेशन है वो 1 मार्क्स में थोड़ा सा आ जाता है, रमजनामा, रमजनामा नाम से इन्होंने किया। देखिए उस समय में बहुत सारी लैंग्वेजेस वहां पे थी, जैसे कि आप उर्दू, तो पर्शियन प्लस हिंदी आप कर दें तो उर्दू आ जाएगी। हिंदुस्तानी एक लैंग्वेज थी जो उर्दू प्लस हिंदी को मिलाकर के थी। तो इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस भी ओरिजिनेट हुई। और देखिए पर्शियन का क्या है कि पर्शियन धीरे धीरे चलन में आ गई, पर्शियन का भी इंडियनाइजेशन कर दिया गया, इंडियनाइज्ड हो गई पर्शियन भी। पर्शियन में भी हिंदी के कुछ शब्द आ गए, हिंदी में पर्शियन के कुछ शब्द आ गए। आप हिंदी में पढ़ते हैं ना विदेशी शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, है ना, ऐसे शब्दों में आप पढ़ेंगे तो वो अलग लैंग्वेजेस से आए हुए थे। अब देखिए मुगलों ने अपने आप को जो चलाया 1526 से लेकर के और 1857 तक ये लोग रहे, तो मुगलों के इस सिस्टम में इन्होंने अपने आप को कैसे इतना ज्यादा ऊपर लिया। इसका कारण था कि इन्होंने प्रोजेक्ट किया एक आइडियल एम्पायर कि हमसे ज्यादा अच्छा, हमसे ज्यादा एक आदर्श जो है साम्राज्य हो ही नहीं सकता। 3 तरीके, व्हाट 3 स्ट्रेटजीज वर फॉलोड बाय मुगल्स टू शो देमसेल्फ एज एन आइडियल रूलर। तो क्या किया इन्होंने, सबसे पहले डिवाइन एम्पायर, डिवाइन, इन्होंने कहा इस डिवाइन एम्पायर की थ्योरी में कि हम तो दैवीय साम्राज्य है, हमें तो ईश्वर ने जो है यहां पर आप लोगों पर रूल करने के लिए भेजा है, आप लोगों को देखभाल करने के लिए भेजा है। इन्होंने कुछ कहानियां बनाई, लेजेंड्स, कि एक मंगोल क्वीन एलेनकुआ जो है वो अपने टेंट में जो है आराम कर रही थी, और वहां पर सूर्य की किरणों से, सन रेज से वो प्रेग्नेंट हो गई, जिससे कि ये लोग बने फिर मंगोल से मुगल आए। तो अब देखिए ये जो हायरार्की है, ये हायरार्की है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से एक ईरानियन सूफी थे, सोहरावर्दी, एक ईरानियन सूफी थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने कहा कि ईश्वर से जो दिव्य लाइट यानी कि डिवाइन लाइट आती है वो सनरेज की फॉर्म्स में आती है एक तरीके से, और उसमें सबसे, उस हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं किंग्स, कि उनको पहले मिलती है। तो इन्होंने जो है इसका फायदा उठाया और कहा कि हम तो डायरेक्ट उनके जो है वंशज हैं, डायरेक्ट भगवान से हम पैदा हुए हैं। दूसरा पेंटिंग्स, इन्होंने ऐसी पेंटिंग्स बनाई जीसस क्राइस्ट और उनकी माता वर्जिन मैरी की फोटोज को कॉपी करते हुए, इन्होंने ऐसी पेंटिंग्स बनाई, ऐसे अपने आप को डिवाइन दिखाया, ऐसा दिव्य दिखाया कि आम जनता को लगा कि वाह साक्षात देवता हम पे राज करने आए हैं, वाह। दूसरा, इन्होंने इक्वालिटी को शो किया। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहली बात, एम्परर अबव ऑल रिलीजन्स, कि भाई एम्परर की जिम्मेदारी होगी, एक एम्परर की जिम्मेदारी होगी
कि जितने भी रिलीजन उनके नीचे है उनके ऊपर जो है उनकी प्रोटेक्शन करे वो। अब देखिए प्रोटेक्शन क्यों नहीं करेगा, एक चीज थी जिसका नाम था जिम्मी। जिम्मी अ काइंड ऑफ टैक्स। ये टैक्स क्या है, जितने भी नॉन मुस्लिम्स किसी मुस्लिम रूलर के नीचे रहेंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए, जिम्मी, वो जिम्मी कहलाएंगे वो लोग भी। अब दूसरा सुलह कुल की पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल, एब्सोल्यूट पीस की पॉलिसी इन्होंने अपनाई कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करें, बस एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें और स्टेट के खिलाफ विद्रोह ना करें, इसके अलावा जो मन में आए वो करो, ठीक है। दूसरा जजिया, जजिया 1653 में हटा दिया अकबर ने। पिलग्रिमेज टैक्स 1654 में हटा दिया, सॉरी माफ कीजिएगा 1563 और 1564, 1563 और 1564 गलती से लिखा गया वो। 1563 में जजिया हटाया गया और 1564 के अंदर पिलग्रिमेज टैक्स हटाया गया, बाद में इनको लगा भी दिया, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। दूसरा क्या कि उन्होंने डोनेशंस दी, भाई जो टेंपल्स वगैरह जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स खराब हो जाते थे उनके लिए। एक चर्च वाला चैप्टर आपको 6th चैप्टर में याद होगा, चर्च बनानी थी खंबाट में, तो अकबर ने एक फरमान जारी किया था कि बनाने दिया जाए। अब देखिए नोबल्स, जो ऊपर के पद होते थे, जो अभिजात लोग होते थे, जो इलीट्स होते थे, जो नोबल्स होते थे, वो सभी सेक्शन से लिए जाते थे। मानसिंह, मानसिंह का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि मानसिंह जो है वो राजपूत थे लेकिन उनको भी जो है एक नोबल का रैंक वहां दिया गया। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की इन्होंने एक बात की कि भाई राजा को टैक्स दीजिए, वो आपका जान माल दीन और नमस, यानी कि देखिए आपका आपका आपकी जान की रक्षा करेगा, आपके दीन आपके ईमान यानी आपके धर्म की, आपके पैसे की आपकी रक्षा करेगा, बदले में उसको आप बस टैक्स देंगे और अपनी लॉयल्टी देंगे। दूसरा इन्होंने कहा जस्टिस, भाई मुगल एम्पायर में तो जो है जस्टिस भरा पड़ा है, चेन ऑफ जस्टिस, जो जहांगीर ने जो है 60 बेल्स, गोल्डन बेल होती थी और जो है सोने की एक चेन आगरा में लगवाई थी अपने फोर्ट के बाहर, कि जिसको भी न्याय चाहिए वो उसको जो है खींचता, वो टन टन की आवाज आती और वो उसको न्याय दे देते। दूसरा पेंटिंग, अब वो क्या करते, लॉयन एंड लैम्ब, वो क्या करते कि लॉयन एंड लैम्ब, वो पेंटिंग बनाते कि देखिए मुगल एम्पायर में तो लॉयन यानी कि जो ताकतवर है और जो लैम्ब यानी कि जो मजलूम है, जो गरीब है, जो दबा हुआ है, जो कमजोर है, वो दोनों के साथ रह रहे हैं। इतना डिवाइन एम्पायर है हमारा, तो हम तो इतना जो है न्याय के साथ शासन करते हैं। अब इनकी असलियत क्या थी ये तो हम सब लोग जानते ही हैं, और ठीक है एनसीईआरटी ने जो लिखा है, हमें इस समय किसी भी एक तरफ बायस्ड ना होते हुए केवल हमें हमारी एग्जाम के हिसाब से इसको करना है। अब देखिएगा हार्ट ऑफ द एम्पायर, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। हार्ट ऑफ द एम्पायर कैपिटल सिटी, आगरा कैपिटल थी लोधी की, उसके बाद बाबर की कैपिटल भी आगरा ही रही। 1570 आते आते अकबर ने क्या किया कि फतेहपुर सीकरी को इस्टेब्लिश किया, फतेहपुर सीकरी को नई कैपिटल बनाया। फतेहपुर सीकरी खास है, फतेहपुर सीकरी अजमेर के डायरेक्ट रूट पे, अजमेर के डायरेक्ट रूट क्यों, अब देखिए अजमेर में एक व्यक्ति है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहां पर, ठीक है, और एक और व्यक्ति है शेख सलीम चिश्ती, और ये मानते हैं हिस्टोरियंस कि अकबर को बेटा नहीं हो रहा था, औलाद नहीं हो रही थी, संतान नहीं हो रही थी, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर वो गया, उनसे मिला, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर शेख सलीम चिश्ती से वो मिला, और चिश्ती सिलसिला आपको पता ही है, तो उनके ही आशीर्वाद से जो है जहांगीर हुआ, जिनके बचपन का नाम क्या था, सलीम। तो इन शेख सलीम चिश्ती की जो है रिस्पेक्ट में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक सफेद मार्बल का मकबरा भी बनवाया, डायरेक्ट रूट पे था, और एक तरीके से कल्चरल इंपॉर्टेंस चिश्तीज की बहुत थी, ठीक। ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है कि हाउ कैन यू से दैट मुगल्स वर क्लोजली रिलेटेड टू विद चिश्ती सिलसिला, ठीक है। अकबर भी आप देखेंगे 14 टाइम्स वहां गया था, जहानरा भी वहां गई थी, हुसैनरा भी वहां गई थी। अब 1580, अब बुलंद दरवाजा, देखिए बुलंद दरवाजा भी है, और बुलंद दरवाजा क्या है, विक्ट्री, सिंबल ऑफ विक्ट्री ओवर गुजरात, गुजरात को जीतने की खुशी में बुलंद दरवाजा है वहां पर।
1585 में लाहौर। लाहौर क्यों? क्योंकि उधर से जो है सेंट्रल एशियंस जो आ रहे थे उनके ऊपर कंट्रोल रहे, उज्बेक्स पे कंट्रोल रहे और सफाविदों पर कंट्रोल रहे। और शाहजहानाबाद शाहजहां ने बनाई, जिसमें दिल्ली के अंदर ही इन्होंने ऐड किया क्या? रेड फोर्ट। रेड फोर्ट वाला जो पार्ट है वो शाहजहानाबाद में है, जिसका एक हिस्सा खुद शाहजहां की बेटी जहानारा ने जो है डिजाइन किया था। 1648 में शाहजहानाबाद को नई कैपिटल बनाया गया। देखिए आधा चैप्टर हो गया है, आधे चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करते हैं।